हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स को दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंस का, जो कि मेंस के सिलेबस में गिवन है एज जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का इंडियन सोसाइटी का जो सब्जेक्ट है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हमारा पहला टॉपिक है। अब उसके अंदर अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस प्लूरलिज्म से रिलेटेड। लेकिन रिलीजियस प्लूरलिज्म के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, जिसके बारे में आप बचपन से जानते हो, यहाँ पर कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट से आप लोगों को रूबरू करवाना ज़रूरी है। और उस चीज़ की नीड इस वजह से है क्योंकि जब आप बात करते हो इंडिया के अंदर आप हमेशा एक टर्म यूज़ करते हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब वो डाइवर्सिटी जो है दोस्तों, वो तो रिलीजन के डोमेन में भी देखने को मिलती है, राइट। जब डाइवर्सिटी हमें रिलीजन के डोमेन में देखने को मिलती है और भारत के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहां पर इतने प्रकार के रिलीजियस ग्रुप्स के लोग, कम्युनिटीज, सोशल ग्रुप्स वगैरह यहां पर रह रहे हैं, फिर भी ये देश की यूनिक चीज ये है भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, कि ये देश टूटा नहीं है अभी तक। इस देश में हमें दोबारा से संविधान लिखने की कोई भी आवश्यकता अभी तक तो हमें नहीं लगी है। लेकिन दूसरी कंट्रीज में जहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज एज कंपेयर टू इंडिया संख्या के अंदर कम थी, डाइवर्सिटी उन कंट्रीज के अंदर इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम थी। इंडिया के कंपैरिजन में तो वो कंट्रीज खड़ी ही नहीं होती हैं, लेकिन उन देशों में क्या विटनेस करा गया? सिविल वॉर। कम्युनिटीज लड़ रही हैं आपस में, देश का बंटवारा हो रहा है, कुछ राज्य निकलकर मांग कर रहे हैं कि सेपरेट नेशन स्टेट बना दो। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि भारत का संविधान जिन संविधान निर्माताओं ने लिखा था, वहां पर ऑब्वियस ही बात है, हम क्रेडिट तो इस चीज का अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ही देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना मजबूत तरीके से लिखा गया है कि हम लोग इस डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को, या फिर अगर हम बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एलिमेंट को, सिर्फ थ्योरेटिकली लिखते नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा। वैसे तो ये टॉपिक है हमारा, जो मेन टॉपिक है वो है रिलीजियस प्लूरलिज्म, लेकिन उससे पहले आपको भारत के अंदर अलग अलग धार्मिक जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो धर्म हैं, उनकी वेशभूषा, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारे लिए करना आवश्यक है, यहाँ पर नेसेसरी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है बताओ? इज इट कंसर्न विद एनी रिलीजियस टैग? नहीं। इसका मतलब क्या है? भारत में हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि इंडिया एज अ नेशन स्टेट का कोई भी एक स्टेट रिलीजन है, ऐसा हमने बिल्कुल भी कहीं पर भी अपने संविधान के अंदर, प्रियम्बल के अंदर नहीं इंडिकेट कर रखा है। क्या कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं दोस्तों जहां पर पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर एक टैग है कि वो जो कंट्री है ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, और उसने वो चीज साफ तरीके से अपने संविधान में भी लिख रखी होती है या प्रियम्बल में लिख रखी होती है? तो आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहला होमवर्क जो इस लेक्चर का ये कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ऐसी कंट्रीज जो कि धर्म के आधार पर चलती हैं, ऐसी कंट्रीज को हम कहते क्या हैं। आप में से जो फाउंडेशन कोर्स में लाइव बैठे हुए हैं या फिर जितने लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठना ज़रूर। जितने भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको सिंसियरली फॉलो करो और उसको लिखा करो, ताकि आपकी भी नॉलेज पॉलिश हो, ब्रशअप हो, या अगर आपको आता है तो एटलीस्ट आपकी रिवीजन हो और मुझे पता लगे कि कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है। आप मेहनत करोगे तो ही मैं मेहनत करूँगा, वरना मेरे पास तो ज्ञान है, ज्ञान अगर आपको चाहिए मुझसे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, जिसके अंदर हमें दुनिया के बड़े सारे जो धर्म है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो धर्म है ना दोस्तों,
इन धर्मों के अंदर भी हमें सब डिवीजन देखने को मिलती है, और थोड़ी बहुत नहीं, कभी कभार वो सब डिवीजन बड़ी गहराई तक जाती है। उसके जो रूट्स हैं, मतलब रूट्स किस चीज़ के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रिलीजन के ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के बाइफर्केशंस की, उनके लेवल्स की। तो वहाँ पर जो उनके रूट्स हैं, कभी कभार उन बाइफर्केशन में, जैसे ये मेन ग्रुप इस रिलीजियस सब ग्रुप का पार्ट है, उसका सब पार्ट है, उसका सब पार्ट है, उसका सब पार्ट है, तो ये रूट्स काफ़ी ज़्यादा कभी कभार हमें डीपली पेनिट्रेटेड देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत के संविधान की दोस्तों एक अच्छी चीज़ ये है, एक बेहतरीन चीज़ जो हमें नज़र आती है, वो ये नज़र आती है डैट चाहे कोई लार्जर रिलीजियस ग्रुप हो, या फिर एक सब ग्रुप हो, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन हो जो कि अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर चल रहा हो, किसी चीज़ को प्रीच कर रहा हो, वो हमारे संविधान में हर चीज़ की रिस्पेक्ट करी जाती है। तो हमारे देश के अंदर दोस्तों जो वेरियस जो धर्म है, ठीक है, दे आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्ट्स एंड कल्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सेक्ट या कल्ट होता क्या है? ये हम बचपन से सुन तो रहे हैं, लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर भी हम लोगों ने देखा हुआ है, इसको रट्टा भी मार लिया हम लोगों ने। प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है? तो सेक्ट और कल्ट को समझने से पहले एक दो पॉइंट्स इस पेज के ज़रा हम और कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से कि सेक्ट और कल्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। भारत के अंदर जो रिलीजन है, हर एक रिलीजन में आपको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर एक रिलीजन, रिलीजियस ग्रुप, उस रिलीजन को फॉलो करने वाले जो भक्त हैं, उनकी रिलीजियस बिलीफ अलग अलग हैं, उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं। जैसे हिंदू धर्म में, चलो हम यूपी बनारस की बात कर लेते हैं, गंगा घाट की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लेते हैं ये गंगा आरती हो रही है, बड़े सारे भक्त हैं, धूप ज्योत जलाई जाती है, नदियों की पूजा करी जाती है, मूर्ति पूजन करा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी आपको सब ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो कि मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं। वो बेसिकली फॉलो करते हैं एक निरंकारी वर्शिप को। एक ऐसा भगवान उनके मन के अंदर समाया होता है, उन लोगों का मानना होता है, उनकी विचारधारा होती है कि भगवान जो है वो निरंकारी है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। और हर एक धर्म की अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो कि दूसरे धर्मों से हो सकता है अलग हो। जैसे हिंदू धर्म में, अगर हिंदू धर्म के अनुसार अगर मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, तो शादी के मंडप में जो अग्नि जल रही होगी उसमें मुझे 7 फेरे लेने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप गुरुद्वारे की प्रैक्टिसेस को देखो अंडर सिखिज्म, तो लड़की की चुन्नी को अपने अंगूठे या उंगली से लपेटते हुए आप 4 चक्कर जो है, जो मेन श्राइन होती है उसके इर्द गिर्द लो, तो वो आपकी सिखिज्म रिलीजन के प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वो आपकी बीवी कहलाती है। ये चीज़ अगर आप चाहो तो आपने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह मूवी देखी होगी, उसमें ये चीज़ देखा होगा आपने। तो अलग अलग धर्म है, बहुत सारी उनकी बिलीव्स होती है, प्रैक्टिसेस होती हैं। 100 बातों की एक बात। अब भारत जो भारत और उसके आसपास के जो देश है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर दुनिया के अंदर फॉलो करे जाने वाले आज के ज़माने में जो 4 मेजर धर्म है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। जैसे हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, ठीक है। ये आपको किसी भी एक कोई भी छोटा सा एग्जाम हो, वहाँ पर अगर आपको एमसीक्यू बेस कोई क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन से 4 मेजर रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है, ठीक है। हालांकि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मेंस की है, लेकिन मैं जैसा कि आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, यूपीएससी की नज़रों में प्रीलिम्स और मेंस में आपको ज़्यादा गैप नहीं रह गया है।
पहले वो गैप बड़ा थिक हुआ करता था कि ये वाली चीज़ सिर्फ मेंस में आएगी, अब लेकिन वो गैप काफ़ी थिन है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर इंडिया नहीं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, यानी कि भारत और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पर। अब जैसे अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप बुद्धिज़्म को समझने की कोशिश करो तो बुद्धिज़्म की शुरुआत कहाँ से होती है? गौतम बुद्ध से, राइट, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस चीज़ के बारे में आपको काफ़ी सारी इंटरनेट पे थ्योरीज मिल जाएंगी। गौतम बुद्ध, सबसे पहले मुझे ये बताओ उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से देश में? नेपाल में। और नेपाल में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, राइट। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जब आप बड़ी सारी किताबें पढ़ते हो ना, आप एनसीईआरटी उठा लो या फिर पूनम दलाल दहिया की कोई बुक उठा लो, तो उन बुक्स की इंटरप्रिटेशंस में अक्सर आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, आप हर बुक उठाते हो, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हो, सिद्धार्थ के बारे में पढ़ते हो। पहले तो ये सिद्धार्थ थे, बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्चाई की राह पर जो वो चले, मतलब एक स्पिरिचुअल सच्चाई, तब जाकर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है या फिर इनको टाइटल दिया जाता है। लेकिन जब आप इनका बर्थ प्लेस जानते हो, जो कि हर किताब के अंदर गिवन होता है, नेपाल लुम्बिनी, लेकिन फिर भी बड़ी सारी किताबें एक लाइन यूज़ करती हैं कि इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिलीजन कॉल्ड एज बुद्धिज्म। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक थोड़ी सी दुविधा जो है वो जगाती होगी कि यार सर इसका आंसर क्या है। तो वैसे तो हमें देखो इसको ऐसा बोलना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर शुरुआत हुई थी बुद्धिज्म की, ठीक है। लेकिन बात ये भी है ना कि सिद्धार्थ के सिर्फ पैदा होने से थोड़ी ना, उसी दिन से थोड़ी ना बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई थी। आपको पता है कि इनका मन विचलित हुआ था चार चीज़ों को देखते हुए। वो चार चीज़ें क्या थी, ये आपका दूसरा होमवर्क है, जो आपको कमेंट में बताना है कि किन चार चीज़ों को देखते हुए उनका मन विचलित हुआ था और इन्होंने डिसाइड करा था कि ये अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे। इन्होंने अपने जो चैरिटियर था, घुड़सवार था जो इनके महल के बाहर खड़ा रहता था, चन्ना, उससे बोला था इन्होंने कि मुझे घर बार सब कुछ छोड़कर जाना है और मैं जीवन की सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस चीज़ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसा वर्ड यूज़ करा करो कि बुद्धिज़्म की जो शुरुआत हुई या जो ये रिलीजन जो पैदा हुआ वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ। आप डिबेट ही मिटा दो एग्जामिनर के माइंड से भी और अपने माइंड से भी कि हमें क्या लिखना सही रहेगा, इंडिया के नेपाल। ओके। अब देखो अगर हम बात करें, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सेट और कल्ट के बारे में समझाता हूँ अच्छे से। अगर हम बात करें जो एक पर्टिकुलर जो मेन रिलीजन्स होते हैं, जैसे इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म। अब इनके फर्दर वेरिएंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसको मैं कह रहा था कि इनकी सब लेयर्स या बाइफर्केशंस या अलग अलग लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आप भली बाती रूबरू हो अच्छे तरीके से। जैसे हिंदुज़म के बड़े सारे वेरिएंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, लाइक वैष्णविज़्म। वैष्णविज़्म मतलब विष्णु जी की भक्ति, ठीक है। शैविज़्म यानी कि भगवान शिव की भक्ति। तो दोस्तों आपका तीसरा होमवर्क ये है जो आपको कमेंट करके बताना है, जो ये वैष्णविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं जिसको हम वैष्णवाइट्स कहते हैं, और शैविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं जिसको हम शैवाइट्स कहते हैं, इनके ग्रुप का प्रॉपर नाम होता है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन में, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो। तो उस ग्रुप को हम लोग कहते क्या हैं वो मुझे बताओ। वैष्णवाइट्स या वैष्णविज्म के फॉलोअर्स को हम लोग क्या कहते हैं, शैविज्म और शैवाइट्स के फॉलोअर्स को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका तीसरा होमवर्क है, ठीक है। इवन इस्लाम के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस्लाम एक मेजर धर्म है, लेकिन उसके अंदर भी आपको अलग अलग जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, शिया, सुन्नी, और भी होते हैं इसके अलावा जो कि इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा, लेकिन शिया एंड सुन्नी। और ये वाली फ़ोटो यहाँ पर क्यों लगाई गई है, वो इसलिए क्योंकि मेजर टसल
या मेजर आइडियोलॉजिकल डिबेट एक जो देखने को मिलती है, जिनकी विचारधारा मैच नहीं करती है विद इन इस्लाम, वो इन दो ग्रुप्स के बीच में मेजर डिस्प्यूट चलती रहती है, सुन्नी भक्तों के बीच में और शिया भक्तों के बीच में। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर वैसे तो उनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इनकी आइडियोलॉजी की में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको कवर कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप में से कोई एक या दो लाइन में प्रॉपर तरीके से सर्च करके बता सकता है कि एकदम बिल्कुल मान लो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया और 30 सेकंड्स के अंदर आपको रिप्लाई करना है, तो एक या दो लाइनों के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि शिया और सुन्नी में डिफरेंस क्या होता है। इसको खुद से सर्च करो आप लोग और बताओ कि शिया और सुन्नी भक्तों में, या ये जो आइडियोलॉजी है जिसको हम एक ग्रुप कह रहे हैं, हम ग्रुप मान लो, कम्युनिटी मान लो, शिया लोग और सुन्नी लोग, मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आपको इंटरव्यूअर को समझाना हो इजी लैंग्वेज के अंदर, और मान लो कि भाई मैं कुछ भी नहीं जानता इस्लाम के बारे में, कुछ भी नहीं जानता, आपको एज अ मुसलमान, आपको एज अ, अब जरूरी थोड़ी ना एक सवाल मुसलमान से या फिर कोई जो पर्सन जो रूबरू रखता होगा इस्लामिक धर्म से उसी से पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मुझे ऐसा समझाना है कि वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना हो एज अ, मतलब इंटरव्यूअर को सुनने के लिए, और मुझे समझ में आ जाए। एक या दो लाइनों में इसका आंसर जरूर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे ये चीज़ तो आप जब प्री हिस्ट्री पढ़ते हो मेरे साथ, हरप्पन सिविलाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, तो आप ये जानते हो कि ये जो एनिमिस्टिक, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और नेचर की वर्शिप करते हैं जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि शहर हो चाहे गांव हो चाहे जंगल हो, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, किसी के कुछ मेजर धर्म भी हैं, उन मेजर धर्मों में किसी की भक्ति किसी एक भगवान की तरफ ओरिएंटेड है, किसी की भक्ति किसी एक बिलीव या एक आइडियोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड है, कोई कुदरत की वर्शिप करना चाहता है, ठीक है, तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स की वर्शिप करना चाहता है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो मल्टीपल रिलीजन्स हैं उनके अंदर हमें प्लूरैलिटी देखने को मिलती है, और यहीं से आपका कंसेप्ट और टॉपिक स्टार्ट होता है रिलीजियस प्लूरलिज्म का, ठीक है। और हर एक रिलीजन के इंडिविजुअल सेलियंट टेनेंट्स होते हैं। टेनेट्स का मतलब होता है सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस। मेंबर जो होते हैं उनके लिए नॉर्म्स, और नॉर्म्स आप जानते हो साइकोलॉजी में नॉर्म्स को क्या कहते हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स, जिनके अकॉर्डिंग मेंबर्स को चलना होता है। वो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, जो त्यौहार होते हैं एक पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड वो भी उसी आधार पर मनाए जाते हैं, और जो कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज और परंपराएं जो फॉलो करी जाती हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग करी जाती हैं। जैसे विद इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ठीक है, हम लोग हाथ उठाकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सामने वाला रिप्लाई देता है वालेकुम सलाम। हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जब हम किसी बड़े से मिलते हैं, मुसलमान धर्म के अगेंस्ट, मतलब मैं इसके बिल्कुल विपरीत जाकर मैं आपको बता रहा हूँ, अनलाइक इस्लाम रिलीजन, वहाँ पर हम लोग कोई बड़ा हो तो उसको हम सलाम, जैसे कहते हैं कि दुआ सलाम करना। जैसे आपके घर में कोई बड़ा आया, आपकी मुस्लिम फैमिली है, तो आपकी अम्मी आपको, आपके अब्बू जो है वो आपको ये कहकर डांट सकते हैं, आपके मम्मी पापा, कि अंकल आए, आंटी आई है, मासी आई है, आपने दुआ सलाम नहीं करा क्या उनको। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, हम लोगों के माँ बाप ऐसा नहीं सिखाते हैं। हम लोगों के माँ बाप क्या कहते हैं, अंकल आए पैर छू। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, कोई भी सही नहीं है कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार जो उनके टेनेट्स है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराओं को चला रहे हैं। अगर उससे कोई पर्सन डेविएट करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पर्सन उस धर्म के अकॉर्डिंग, उस समाज के अकॉर्डिंग, जो लोग हैं उस धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन नॉर्म्स को वो पर्सन तोड़ रहा है, और ऐसे पर्सन्स को सोसाइटी या समाज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता है, वो बॉयकॉट कर देता है। किसको बॉयकॉट कर देता है, ऐसे मेंबर्स को जो कि इन नॉर्म्स को तोड़ते हैं, है ना। आप जिस भी एक समाज में रहते हो, समाज के भी नॉर्म्स होते हैं, और समाज में क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं वो किसी न किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो धर्मों के भी नॉर्म्स होते हैं, आपको हर किसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर आप एक मूवी देखो पीके,
तो वो जो है हिंदुज्म के नॉर्म्स को चर्च में फॉलो करने जा रहा है, नारियल अगरबत्ती लेकर, है ना। तो वहां पर उसको चर्च से निकाल देते हैं। वो जो इस्लामिक नॉर्म्स हैं उनके आधार पर एक क्रिश्चियन लड़की से उसकी वेडिंग सेरेमनी पर ये कहता है बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि आपके पति मर गए सुबह सुबह, क्योंकि किसी का ब्लैक पहना जाता है नॉर्मली, तो किसी का ब्लैक जो है वो मरने पे पहना जाता है, किसी का सफ़ेद मरने पर पहना जाता है, तो किसी का सफ़ेद शादी पर पहना जाता है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग सबके टेनेंट्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उसी के बेसिस पर त्यौहार मनाए जाते हैं, रीति रिवाज और परंपराएं चलती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, दिमाग में एक हिंट क्लिक हुई कि व्हाट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। बताओ, कुछ भी टेक्निकल तो नहीं लगा? ठीक है, हाँ जी निर्भय, इसका मतलब जो प्लूरलिज्म है वो एक प्रकार की डाइवर्सिटी को ही जो है वो हमें बताता है। अब डाइवर्सिटी वर्ड होने से एक बात मैं और बता देता हूँ, क्योंकि निर्भय ये पूछ रहा है कि सर क्या प्लूरलिज्म ही डाइवर्सिटी है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, डाइवर्सिटी के अंदर हमेशा एक देश अगर शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहता है तो दैट कंट्री नीड्स टू फॉलो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट निर्भय? मानते हो आप सब? यूनिटी नहीं रहेगी डाइवर्सिटी में तो कन्फ्लिक्ट्स और ये सब पैदा होंगे कि नहीं होंगे, है ना। रिलीजियस प्लूरलिज्म अपने आप में कोई गारंटी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आई रिपीट माई वर्ड्स। रिलीजियस प्लूरलिज्म दोस्तों अपने आप में कोई गारंटी नहीं है कि शांति व्यवस्था आ ही जाएगी देश में। उसको लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो वर्डिंग्स होती हैं किसी भी देश के लिए, दैट इज देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेक्ट और कल्ट के बारे में। मैं इसको आपको अगला लेक्चर बनाकर इत्मीनान से समझाऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर को अभी के लिए यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।